लखनऊ शहर में रहने वाले महेश वर्मा का परिवार मध्यवर्गीय था, लेकिन संस्कार और इज्जत में कभी कोई कमी नहीं रही। 2 बेटियां थीं, बड़ी बेटी साक्षी और छोटी बेटी नेहा। साक्षी पढ़ाई में औसत लेकिन स्वभाव में बेहद जिम्मेदार थी और छोटी उम्र से ही मां के साथ घर के काम संभालने लगी थी, जबकि नेहा पढ़ाई में होशियार और स्वभाव से बहुत चंचल थी। उसके हंसते ही घर का हर कोना रोशन हो जाता था। उस दिन घर में खास तैयारी थी, क्योंकि बड़ी बेटी साक्षी के लिए कानपुर से लड़के वाले रिश्ता देखने आ रहे थे। माँ विमला जी ने रसोई का मोर्चा संभाल रखा था। समोसे, मठरी और मिठाई बन रही थी। पापा महेश जी बार बार बैठक की कुर्सियां और टेबल ठीक कर रहे थे। साक्षी हल्की गुलाबी साड़ी पहनकर आईने के सामने खड़ी खुद को समझा रही थी, बस मुस्कुराना है, सब ठीक हो जाएगा। इतने में नेहा कमरे में आई और बोली, दीदी तुम इतनी टेंशन क्यों ले रही हो? देखो मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो, लेकिन बिंदिया थोड़ी बड़ी होनी चाहिए। चलो मैं लगा देती हूँ। साक्षी मुस्कुराई, तू तो हमेशा कहती रहती है मैं सजने संवरने में कमज़ोर हूँ। नेहा ने हंसते हुए माथे पर बिंदिया लगाई। लो, अब बिल्कुल परफेक्ट। आज लड़के वालों को यहीं अटक जाना चाहिए। तभी दरवाजे की घंटी बजी और आदित्य का परिवार अंदर आया। आदित्य के पिता विनम्र और शांत, माँ सलीकेदार संस्कारी और आदित्य हल्के नीले कुर्ते में संकोच भरी मुस्कान के साथ सब ड्राइंग रूम में बैठे। नमस्कार हुआ और बातचीत शुरू हुई। महेश जी ने पूछा, रास्ते में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? आदित्य के पिता ने हंसते हुए कहा, नहीं नहीं, आपका शहर तो वैसे भी मेहमान नवाजी के लिए मशहूर है। माहौल सहज होने लगा। तभी विमला जी चाय और नाश्ता लेकर आईं और छोटी बेटी नेहा भी ट्रे में प्लेटें सजा कर लाई। नेहा सहजता से आदित्य की माँ को प्लेट देते हुए बोली, आंटी गरम गरम है, अभी खाइए। वैसे कानपुर की मठरी और लखनऊ की मठरी में फ़र्क होता है ना? सब लोग हंस पड़े। आदित्य की माँ ने पूछा, बेटा तुम क्या करती हो? नेहा ने जवाब दिया, मैं मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर रही हूँ और साथ में यूट्यूब पर कहानियाँ भी सुनाती हूँ। मामी जी ने तारीफ़ की, अरे वाह, आजकल के बच्चे कितने टैलेंटेड हैं। वहीं साक्षी बैठक के कोने में चुपचाप बैठी रही। उसकी सादगी और विनम्रता उसके स्वभाव में थी। कुछ देर बाद आदित्य और साक्षी को आंगन में अकेले भेजा गया, जहाँ दोनों ने पढ़ाई और जीवन की उम्मीदों पर बात की। आदित्य ने कहा, मुझे दिखावा पसंद नहीं है, मुझे सादगी अच्छी लगती है। साक्षी ने मुस्कुराकर कहा, मुझे भी। भरोसा ही सबसे बड़ा रिश्ता निभाता है। लेकिन बैठक में आदित्य की माँ और मामी की निगाहें बार बार छोटी बेटी नेहा पर जा रही थी, जिसे अंदाज़ा भी नहीं था कि उसकी सहजता किस ओर इशारा कर रही है। बातचीत खत्म होने के बाद जब महेश जी ने राय पूछी तो आदित्य की माँ ने कहा, आपका घर, माहौल सब बहुत अच्छा है और साक्षी भी अच्छी है, लेकिन सच कहें तो हमें छोटी बेटी नेहा ज़्यादा पसंद आई। कमरे की हवा जैसे जम गई। विमला जी का चेहरा उतर गया। महेश जी के हाथ कांपने लगे। दरवाजे पर खड़ी साक्षी ठिठक गई और नेहा का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। आदित्य ने कुछ कहना चाहा, लेकिन माँ ने बीच में रोकते हुए कहा, हम किसी पर दबाव नहीं डालना चाहते, बस पहली नज़र में जैसा लगा वही कह दिया। अब फैसला आपका है। उनके जाते ही माहौल भारी हो गया। विमला जी रो पड़ी, हे भगवान, ये क्या सुनना पड़ा। महेश जी बोले, लोग कहेंगे कि हमारी साक्षी में क्या कमी थी। साक्षी ने पापा का हाथ थामा। पापा, किसी की पसंद नापसंद से मैं कम नहीं हो जाती, आप चिंता मत कीजिए। नेहा कांपते हुए बोली, दीदी मेरी वजह से ये सब हुआ, मैं कसम खाती हूँ मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप मना कर दीजिए। साक्षी ने गले लगाकर कहा, पगली, इसमें तेरी गलती कहाँ है, लेकिन फैसला सोच समझ कर ही होगा, किसी की इज्जत को ठेस नहीं पहुँचेगी। रात का सन्नाटा हर कमरे में गूंज रहा था और हर कोने में यही सवाल था, रिश्ता आखिर किसका है, बड़ी का या छोटी का। अगली सुबह घर में चुप्पी थी। चाय की प्यालियाँ अधूरी पड़ी थीं। विमला जी बार बार वही शब्द याद कर रही थीं, हमें छोटी बेटी नेहा ज़्यादा पसंद आई। महेश जी अखबार खोले बैठे थे, लेकिन पढ़ नहीं पा रहे थे। तभी बुआ जी आ पहुंची और बोली, सुना है कल लड़के वाले आए थे, सब ठीक रहा ना? विमला जी ने कहा, हाँ बुआ जी आए थे। बुआ जी बोली, क्या पसंद किया या नहीं? महेश जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, पसंद किया, लेकिन नेहा को। बुआ जी चौंकी, क्या? अरे बाप रे, ये तो अनहोनी हो गई। रिश्ता तो बड़ी के लिए आया था ना, अब छोटी के लिए कह रहे हैं। लोग क्या कहेंगे, बड़ी में ही क्या कमी थी। ये बातें साक्षी के दिल में तीर की तरह चुभ गईं। वह रसोई के पास खड़ी सब सुन रही थी। आंखें भर आईं।
लेकिन होठ से ले रहे। नेहा कमरे में किताब लिए बैठी थी, लेकिन पन्ने पलट नहीं पा रही थी। शाम को नानी आई और बोली, रिश्ता अच्छा है, लड़का अच्छा है, घराना अच्छा है, लेकिन बड़ी के रहते छोटी की शादी करना ठीक होगा या नहीं, यही सोचो। महेश जी बोले, दिल कहता है साक्षी को पहले घर बसाना चाहिए, लेकिन कल जो हुआ उसके बाद डर है कि कहीं ये रिश्ता हाथ से ना निकल जाए। विमला जी रो पड़ी। मुझे साक्षी का चेहरा नहीं भूलता। उसकी आंखें सब कह गईं। तभी साक्षी आई और माँ का आंचल पकड़कर बोली, माँ, आपने हमेशा सिखाया है कि बहन का सुख ही मेरा सुख है। अगर नेहा की किस्मत में ये घर लिखा है तो मैं क्यों उसके रास्ते में आऊँ? महेश जी बोले, लेकिन बेटा, लोग क्या कहेंगे? रिश्तेदार तो पहले ही ताने दे रहे हैं। साक्षी ने शांत स्वर में कहा, लोग तो हर हाल में कहेंगे, लेकिन अगर हमने बहन की खुशी रोक दी तो जिंदगी भर खुद से नजरें नहीं मिला पाएंगे। ये सुनकर नेहा रो पड़ी और दीदी के पैरों में बैठकर बोली, दीदी, मैं कसम खाकर कहती हूँ कि मुझे ये रिश्ता नहीं चाहिए। मैं कभी खुश नहीं रह पाऊंगी अगर ये आपकी जगह मुझे मिले। साक्षी ने उसे उठाकर गले से लगाया और बोली, पगली, रिश्ता कोई चोरी का सामान नहीं है कि कोई छीन ले। ये तो किस्मत का लिखा होता है। अगर तेरे लिए है तो तुझे मिलेगा ही, चाहे मैं चाहूँ या ना चाहूँ। उस रात घर के चारों कोनों में अलग अलग दर्द पसरा हुआ था। विमला जी भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि किसी तरह सब ठीक हो जाए। महेश जी सोच रहे थे, क्या समाज के दबाव में आकर निर्णय लें या बेटियों के सुख को प्राथमिकता दें। नेहा अपराध बोध से भर गई थी। अगले दिन दोपहर को आदित्य का फ़ोन आया तो महेश जी ने कांपते हुए रिसीव किया। आदित्य ने झिझकते हुए कहा, नमस्ते अंकल, मैं कल जो हुआ उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। ये मेरी इच्छा नहीं थी। माँ को लगा कि नेहा उनके स्वभाव से ज़्यादा मेल खाती है, इसलिए उन्होंने कह दिया, लेकिन अंकल, मेरी नज़र में साक्षी ही इस रिश्ते के लिए उपयुक्त है। महेश जी ने राहत की सांस ली और बोले, बेटा, ये सुनकर अच्छा लगा, लेकिन कल जो शब्द बोले गए उनके बाद घर में अजीब माहौल हो गया है। लोग बातें बना रहे हैं। तभी साक्षी भी आ गई और पापा से फ़ोन लेकर बोली, आदित्य जी, मैंने कल सब सुना था, पर मैं चाहती हूँ कि आपका फैसला साफ हो। अगर आपके मन में ज़रा सा भी संदेह है तो बेहतर होगा कि हम आगे ना बढ़ें, क्योंकि शादी केवल समझौता नहीं, जीवन भर का रिश्ता है। आदित्य ने दृढ़ स्वर में कहा, साक्षी जी, मेरे मन में कोई संदेह नहीं है। मैं सिर्फ आपको चाहता हूँ, बस माँ पापा को मनाने में समय लगेगा। साक्षी चुप हो गई और फ़ोन रख दिया, लेकिन मन में ये सवाल गूंजता रहा कि क्या वह सिर्फ आदित्य की जिद पर इस रिश्ते में बंधे, जबकि उसका परिवार शुरू से ही उसे नहीं चाहता। शाम को रिश्तेदारों का तांता लग गया। बुआ जी भी आईं और इस बार 2 पड़ोसन भी ले आईं। पड़ोसन बोली, अरे मैंने तो सुना कि लड़के वालों ने छोटी को पसंद कर लिया। अब ये तो बड़ी बेइज्जती हो गई। बड़ी बेटी बैठी रह जाएगी और छोटी की शादी पहले होगी। दूसरी ने कहा, और लोग तो ताने देंगे कि साक्षी में ही कुछ कमी रही होगी। बुआ जी ने सिर हिलाया, हाँ, समाज की बातें सहनी मुश्किल हो जाएंगी। महेश, मेरा कहना मानो तो छोटी को ही कर दो शादी, वरना रिश्ता हाथ से निकल जाएगा। ये सब सुनकर साक्षी के भीतर आंधी उठी, लेकिन चेहरे पर वही शांत भाव था। उसने धीरे से कहा, बुआ जी, अगर किसी की शादी सिर्फ समाज की बातें रोकने के लिए करनी है तो फिर रिश्ते का क्या मतलब? शादी नेहा से होनी चाहिए, मजबूरी से नहीं। बुआ जी बड़बड़ाकर चुप हो गईं, लेकिन जाते जाते पड़ोसन कह गईं, लोगों की जुबान कौन रोक पाएगा। रात को महेश जी बेहद परेशान थे और पत्नी से बोले, अगर हम आदित्य की बात मान भी लें तो क्या उनका परिवार कभी साक्षी को पूरी इज्जत देगा? और अगर हम नेहा को आगे करें तो क्या साक्षी की आत्मा जिंदगी भर नहीं रोएगी? विमला जी रोते हुए बोलीं, हमारे लिए तो दोनों बेटियां बराबर हैं। एक को खुश करने के लिए दूसरी को दुख देना कैसा न्याय है? तभी नेहा बाहर आई, आंखें लाल थीं और बोली, पापा, आप चिंता मत कीजिए, मैं साफ कह रही हूँ, ये रिश्ता मैं नहीं करूँगी, चाहे लोग कुछ भी कहें। दीदी की जगह कोई नहीं ले सकता। साक्षी ने उसकी ओर देखा और आंसू रोकते हुए बोली, नेहा, तू क्यों खुद को दोष दे रही है? इस घर में तेरी खुशी भी उतनी ही मायने रखती है जितनी मेरी। अगर तेरे लिए अच्छा रिश्ता आए तो मैं सबसे पहले तुझे आगे करूँगी, लेकिन अगर ये सब मेरे कारण तू अपनी ज़िंदगी रोक देगी तो मुझे सबसे ज़्यादा दर्द होगा। दोनों बहनें गले लग गईं और माँ पापा की आंखें भर आईं, लेकिन बाहर समाज की फुसफुसाहट तेज़ होती जा रही थी। अगली सुबह अखबार बांटने वाला भी ताना मार गया, सुना है वर्मा जी, रिश्ता तो बड़ी बेटी के लिए आया था पर पसंद छोटी आ गई। अरे ये तो फिल्मी कहानी हो गई। महेश जी का चेहरा लाल हो गया और उन्होंने अखबार पटक दिया
उनके मन में यही द्वंद्व था। अगर साक्षी की शादी आदित्य से करते हैं तो क्या इसका परिवार उसे पूरी तरह अपनाएगा? अगर नेहा को आगे करें तो साक्षी को लोग ताने देंगे, और अगर रिश्ता ही मना कर दें तो समाज कहेगा इतना अच्छा घर ठुकरा दिया। 2 दिन तक घर भारी रहा। लोग कहते रहे रिश्ता बड़ी के लिए आया था और पसंद छोटी आ गई। मोहल्ले में कानाफूसी और बाजार में भी ताने सुनने को मिले। तभी आदित्य का परिवार फिर मिलने आया और आदित्य की माँ ने साफ कहा, देखिए हमें कोई गलतफहमी नहीं चाहिए। सच ये है कि हमें नेहा ही पसंद आई है। आदित्य चाहे कुछ भी कहे, पर हम चाहते हैं कि वह शादी नेहा से ही करे। अगर आपको ये मंजूर ना हो तो हम रिश्ता यहीं ख़त्म कर देंगे। ये सुनकर घर में सन्नाटा छा गया। महेश जी का गला सूख गया। विमला जी की आंखें भर आईं और नेहा कांपते हुए बोली, आंटी जी मुझे ये रिश्ता बिल्कुल नहीं चाहिए। मैं अपनी दीदी से पहले शादी कर ही नहीं सकती। आदित्य ने तुरंत कहा, माँ आप ऐसा क्यों कर रही हैं? मैंने आपको साफ कहा था कि मुझे साक्षी ही पसंद है। लेकिन उसकी माँ ने सख्त स्वर में कहा, आदित्य शादी केवल तुम्हारी पसंद से नहीं होती, परिवार की सोच भी मायने रखती है, और हमें लगता है कि नेहा हमारे घर के लिए सही है। साक्षी अब तक चुप थी। उसने धीरे से कहा, आंटी जी अगर आपको नेहा ही पसंद है तो कृपया ये बात बार बार कहकर हमारे घर की इज्जत मत घटाइए। ये हमारे लिए बहुत पीड़ादायक है। आदित्य नज़रें झुकाकर बैठ गया। उसका मन माँ की जिद और दिल की चाहत के बीच बट गया। बातचीत अधूरी रह गई और वे लोग चले गए। घर का माहौल और भारी हो गया। रिश्तेदार ताने कसने लगे, लड़की में कुछ तो कमी रही होगी। तभी रिश्ता छोटी के सिर मढ़ दिया गया। अब बड़ी की शादी करना मुश्किल होगा। लोग पूछेंगे कि उसे क्यों छोड़ा गया। रात को महेश जी ने बरामदे में बैठकर साक्षी को बुलाया और भारी स्वर में कहा, बेटा मैं तेरे सामने झुक गया हूँ, समझ नहीं पा रहा क्या करूँ। तेरी माँ रो रो कर परेशान है, नेहा अपराध बोध में है और रिश्तेदार ताने मार रहे हैं। मुझे लग रहा है कहीं ये रिश्ता खो दिया तो लोग कहेंगे हमने बेवकूफ़ी की। साक्षी ने पिता के कांपते हाथ पकड़ लिए और बोली, पापा अगर आपको लगता है कि इस रिश्ते से नेहा की ज़िंदगी सुरक्षित और खुशहाल होगी तो आप चिंता मत कीजिए। मैं अपना त्याग करने को तैयार हूँ। मेरे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि मेरा परिवार बदनामी से बचे। विमला जी फूट फूट कर रो पड़ी और बोली, नहीं बेटा ऐसा मत कह, तू मेरी पहली संतान है। तेरे सपनों की कीमत पर मैं दूसरे की खुशियाँ नहीं खरीद सकती। लेकिन साक्षी ने माँ का चेहरा थाम कर कहा, माँ आपने हमेशा सिखाया है कि बहन का सुख ही सबसे बड़ा सुख होता है। अगर मेरी किस्मत में ये रिश्ता नहीं है तो मैं क्यों अड़ूं? शायद भगवान ने यही लिखा है। नेहा भाग कर आई और साक्षी के पैरों में गिर गई। दीदी मैं मर जाऊंगी लेकिन आपका ये त्याग कभी स्वीकार नहीं करूंगी। आप मेरी माँ जैसी हो। अगर आपकी जगह मेरी शादी हुई तो मैं ज़िंदगी भर चैन से नहीं जी पाऊंगी। साक्षी ने उसे गले से लगाया और आंसू रोकते हुए बोली, पगली ज़िंदगी कभी कभी ऐसे मोड़ पर ले आती है जहाँ हमें अपनी खुशी छोड़कर परिवार की इज्जत को चुनना पड़ता है। अगर तेरी हंसी से इस घर का सन्नाटा टूटेगा तो मैं क्यों रोकूं? उस रात साक्षी ने अपनी डायरी में लिखा, कभी कभी बहन होना सबसे बड़ा धर्म बन जाता है। शायद यही मेरी किस्मत है कि मैं अपने त्याग से दिया का घर बसाऊं। अगले दिन आदित्य घर आया, इस बार अकेला। बैठक में बैठकर उसने सीधे महेश जी से कहा, अंकल मैं आपको साफ साफ बताने आया हूँ, मुझे साक्षी ही पसंद है। मैंने माँ पापा से बहुत कहा लेकिन वह मान ही नहीं रहे, पर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं अपने जीवन का फैसला खुद लूँगा। मैं साक्षी के बिना शादी नहीं करूँगा। महेश जी ने गहरी सांस ली। बेटा तेरी बातें सुनकर मुझे तसल्ली मिलती है, लेकिन शादी सिर्फ 2 लोगों का रिश्ता नहीं होता, ये 2 परिवारों का मिलन है। अगर तेरे परिवार की सहमति नहीं होगी तो हमारी साक्षी क्या कभी चैन से रह पाएगी? साक्षी अंदर से निकल कर आई और दृढ़ स्वर में बोली, आदित्य जी आप भले ही मेरा साथ देना चाहते हो, पर मैं आपके परिवार की नाराज़गी का बोझ अपने सिर पर नहीं लेना चाहती। मेरी शादी तभी होनी चाहिए जब आपका पूरा परिवार मुझे अपनाए, वरना ये रिश्ता अधूरा रहेगा। आदित्य का चेहरा उतर गया। तो आप चाहती हैं कि मैं हार मान लूं? साक्षी ने आंखें झुका ली। मैं बस यही चाहती हूँ कि आप वही रास्ता चुनें जिसमें आपके परिवार की इज्जत भी बनी रहे और मेरा भी आत्मसम्मान। बात अधूरी रह गई और आदित्य चला गया। इधर समाज का दबाव बढ़ने लगा। वर्मा जी की बड़ी बेटी को तो रिजेक्ट कर दिया गया, अब उसकी शादी कौन करेगा उससे? छोटी तो सब ले उड़े। ये बातें सुनकर विमला जी टूटने लगी। हे भगवान, मेरी बेटी में क्या कमी थी? क्यों उसकी किस्मत इतनी कठोर निकली? नेहा बेचैन होकर सहेली से बोली, मुझे लगता है मैं ही इस घर का बोझ बन गई हूँ। अगर मेरी वजह से दीदी की इज्जत दांव पर लग रही है तो मैं कभी शादी नहीं करूँगी। सहेली ने समझाया, पागल मत बन, दीदी का त्याग अपनी जगह सही है, मगर तू खुद को सजा क्यों दे रही है?
कभी कभी किस्मत इंसान से ज़्यादा ताकतवर होती है। उधर आदित्य अपने घर पर विद्रोह में उतर आया। माँ, आप क्यों अड़ी हुई हैं? साक्षी बहुत अच्छी है, आप नेहा को क्यों मेरे सिर थोपना चाहती हैं? माँ का कठोर जवाब, नेहा की खुली सोच और मिलनसार स्वभाव हमारे घर के लिए सही है। साक्षी बहुत शांत है, रिश्तेदार कहेंगे बहू में जान ही नहीं। आदित्य चिल्लाया, शादी कोई तमाशा नहीं, मैं दिल से साक्षी को चाहता हूँ और वही करूँगा जो मेरा दिल कहेगा। पिता ने समझाया, साक्षी अच्छी है पर शायद नेहा हमारे परिवार के हिसाब से ज़्यादा फिट बैठती है। आदित्य ने गहरी सांस ली। आपकी खुशी अगर नेहा में है तो ठीक, लेकिन मैं अपना जीवन मजबूरी में नहीं जी सकता। अगर साक्षी मेरी नहीं हुई तो मैं अकेला रह जाऊंगा। ये सुनकर साक्षी के दिल में आंधी मच गई। उसने डायरी में लिखा, क्या मेरी चुप्पी सबको आसान रास्ता दे रही है? आदित्य का संघर्ष सच्चा है, पर अगर मैंने उसे स्वीकार किया तो उसकी माँ का मन मेरे खिलाफ रहेगा, और अगर पीछे हट गई तो मेरी बहन की राह आसान हो जाएगी। शायद यही सही है। उसी रात साक्षी ने नेहा के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, नेहा, अगर तेरी किस्मत में ये रिश्ता है तो तू पीछे मत हट। मेरा त्याग तेरी मजबूरी नहीं, मेरा फैसला है, इसे बोझ मत समझ। नेहा रो पड़ी, दीदी मैं आपकी जगह कभी नहीं ले सकती, वरना उम्र भर खुद को माफ़ नहीं कर पाऊंगी। साक्षी शांत स्वर में बोली, बहन का रिश्ता खून का होता है, उसमें हिसाब किताब नहीं चलता। तू बस खुश रहे, यही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है। एक सप्ताह बीत गया। घर में अनजाना तूफान सा मंडराता रहा। रिश्तेदार राय देने लगे, इतना अच्छा घर मिला है, जाने मत दो, बड़ी की रहते छोटी की शादी अशुभ है। इसी बीच आदित्य का परिवार दोबारा आया। इस बार सख्ती साफ थी। आदित्य की माँ बोली, हमने सोच विचार कर लिया है, नेहा ही हमारे घर के लिए सही है। अगर रिश्ता करना है तो नेहा से, वरना यहीं उसका रिश्ता हम ख़त्म करते हैं। कमरा सन्नाटे में डूब गया। महेश जी के माथे पर पसीना, विमला जी का चेहरा फीका। नेहा का दिल थम सा गया और साक्षी क्षण भर जड़ होकर भी शांत दिखी। आदित्य भड़क उठा, माँ आप ज़बरदस्ती क्यों? मैंने साफ कहा है मुझे साक्षी ही पसंद है। माँ का सख्त जवाब, ये हम तुम्हारी जिद है, हमें पूरे परिवार की भलाई देखनी है और समाज कहता है नेहा बेहतर है। आदित्य, तो आप चाहती हैं मैं ज़िंदगी झूठ पर जीऊँ? महेश जी गरजे, बस आप लोग हमारी बेटियों को यूँ तौलने के हकदार नहीं हैं। नेहा फूटकर रो पड़ी, आंटी मुझे ये रिश्ता नहीं चाहिए, मेरी दीदी मुझसे लाख गुना बेहतर है, उनकी इज्जत से मत खेलिए। तभी साक्षी धीरे से उठी, कांपती मगर दृढ़ आवाज़ में, पापा माँ मैं सब सुन चुकी हूँ। अगर आदित्य का परिवार नेहा को चाहता है तो हम क्यों रोकें? नेहा की खुशी मेरा सब कुछ है। अगर मेरी जगह उसकी शादी होगी तो मैं भी चैन से जी पाऊंगी। विमला जी चीख पड़ी, नहीं साक्षी, तेरी आंखों के आंसू में देख रही हूँ, तू अंदर से टूट रही है। साक्षी, माँ आंसू हमेशा कमजोरी नहीं, कभी कभी त्याग भी आंसू से साबित होता है। मेरी बहन की नेहा मेरी ताकत है, अगर मुझे पीछे हटना पड़े तो मैं तैयार हूँ। आदित्य अवाक, क्या आप सच में चाहती हैं कि मैं और नेहा? साक्षी ने उसकी आंखों में देखकर कहा, मैं चाहती हूँ कि दोनों परिवार चैन से रहें, और ये तभी होगा जब मैं अपनी जिद छोड़ दूँ। मेरी किस्मत शायद यही है। महेश जी का दिल टूट गया। विमला जी रो रो कर भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे ठाकुर जी, मेरी बेटी को इतना बड़ा इम्तिहान क्यों? पर साक्षी अडिग रही। उसने नेहा का हाथ थामा, अब तू पीछे नहीं हटेगी, ये रिश्ता तू स्वीकार करेगी, मैं तेरे हर पल का आशीर्वाद बनूंगी। नेहा चिल्लाई, नहीं दीदी, मैं आपकी जगह कैसे ले सकती हूँ? साक्षी ने होठों पर हाथ रख दिया, चुप, बहनें जगह नहीं लेती, एक दूसरे की खुशियाँ पूरी करती हैं। अगर मेरी किस्मत में ये रिश्ता नहीं तो शायद तेरी किस्मत में है, और बहन का सुख ही मेरी सबसे बड़ी जीत है। बैठक बोझिल हो गई। आदित्य चुप खड़ा रहा। चेहरा कह रहा था कि वह निर्णय स्वीकार नहीं कर पा रहा, पर साक्षी की मजबूरी भी समझ रहा था। उसी रात साक्षी ने डायरी में लिखा, कभी कभी सबसे बड़ा त्याग ही सबसे बड़ी जीत बनता है। आज मैंने अपनी बहन के लिए अपना सपना छोड़ दिया, शायद यही मेरी सच्ची पहचान है। शादी का प्रस्ताव मानते ही घर में हलचल बढ़ी, पर नेहा फीकी रही। रिश्तेदार बधाइयाँ देते हुए भी ताने मारते। छोटी की शादी अच्छे घर में, किस्मत का खेल, जहाँ रिश्ता बड़ी के लिए आया था वहीं छोटी की झोली में डाल दिया। विमला जी के दिल में चुभन होती, पर चेहरे पर मजबूरी की मुस्कान रहती। घर में रंग रोगन, पंडाल, रोशनी, मेहमानों की सूची, सब चल पड़ा। बाहर सब खुशहाल दिखा, भीतर तीन दिल, नेहा, आदित्य और सबसे ज़्यादा साक्षी चुपचाप तड़पते रहे। नेहा सजावट खरीदारी में हाथ लगाते ही रो पड़ती, दीदी ये सब गलत है, मेरी वजह से आपकी ज़िंदगी उजड़ रही है।
मैं ये शादी नहीं करूँगी। साक्षी आंसू पोंछकर मुस्कुराती, पगली, कुछ फैसले दिल के नहीं किस्मत लेती है। अगर तेरी किस्मत में ये रिश्ता लिखा है तो मना करना भगवान की मर्जी ठुकराना होगा। बस अब एक शब्द नहीं। मैं तेरी बड़ी बहन हूँ, तुझे आशीर्वाद देकर ही विदा करूँगी, यही मेरा धर्म है। आदित्य मंदिर में मिला। साक्षी जी, आप क्यों ये मजबूरियाँ ओढ़ रही हैं? मैं इस शादी को नहीं चाहता। साक्षी शांत रही। एक बेटा माँ की इच्छा के खिलाफ कितनी खुशी से रह पाता है। आपकी माँ मुझे स्वीकार नहीं करेंगी। मैं ऐसे घर की बहू नहीं बनना चाहती जहाँ शुरुआत ही सवालों से हो। आदित्य की आंखें नम। तो आप चाहती हैं मैं ज़िंदगी भर मजबूरी में जीऊँ? साक्षी ने नज़रें फेर लीं। मैं चाहती हूँ आप मेरी बहन के साथ ज़िंदगी जिएं। वो आपको चाहना सिखाए, सीख जाएगी। जैसे मैं आपको समझ पाई हूँ, उसे एक मौका दीजिए। आदित्य चुप हो गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। इधर समाज में चर्चा तेज थी। देखा कैसी किस्मत पलट गई। बड़ी बैठी रह गई और छोटी की बारात आएगी। अब बड़ी की शादी कौन करेगा? ये बातें साक्षी के कानों तक पहुँचती तो उसका दिल छलनी हो जाता। लेकिन घर लौटते ही वह हंसकर नेहा को गले लगा लेती। देख, तेरा लहंगा कितना सुंदर लगेगा तुझ पर। सबकी नज़र तुझ पर टिक जाएगी। विमला जी रात को अकेले मंदिर में जाकर रोती। हे ठाकुर जी, मेरी बड़ी बेटी की किस्मत क्यों इतनी कठोर है? उसकी आंखों में हजारों सपने थे, आपने क्यों सब छीन लिए? शादी की तारीख जैसे जैसे करीब आती जा रही थी, माहौल बाहर से रंगीन और अंदर से भारी होता जा रहा था। तैयारियां अब पूरे शबाब पर थीं। घर के आंगन में हल्दी की रस्म की सजावट हो चुकी थी। दीवारों पर गेंदा और आम की पत्तियों की झालरें लटक रही थीं। रिश्तेदारों की भीड़ थी और हर कोई नेहा को देखने व तारीफ करने में लगा था। वाह छोटी, कितनी प्यारी लग रही है हल्दी में। इस पर तो सब रंग चढ़ रहा है। किस्मत वाली है, इतना अच्छा घर मिला। नेहा मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी आंखें बार बार साक्षी की तलाश कर रही थी। जब भी उसकी नज़र दीदी पर पड़ती, उसे भीतर से चुभन होती। साक्षी हल्दी की रस्म में बहनों की तरह गाना गाती, हंसी मजाक करती और रिश्तेदारों को खुश रखने की पूरी कोशिश करती। लेकिन जैसे ही अकेला पल मिलता, उसकी आंखें नम हो जाती। मेहंदी की रात और भी रौनकदार थी। औरतें ढोलक पर गा रही थीं, मेहंदी लगा के रखना, दुल्हन सजा के रखना। रिश्तेदार तालियां बजा रहे थे। नेहा के हाथों पर मेहंदी रची जा रही थी। सब उसे देख देख कर हंस रहे थे। लेकिन जब मेहंदी वाली ने पूछा, दुल्हन दूल्हे का नाम क्या है, तो नेहा का गला भर आया। उसके होंठ कांपे और उसने धीरे से कहा, आदित्य। साक्षी को ये सुनकर लगा जैसे उसके दिल पर किसी ने तेज वार कर दिया हो। फिर भी वह तुरंत मुस्कुराई। वाह, नाम तो बहुत सुंदर लगेगा मेहंदी में। और उसने अपनी उंगली से बहन के हाथ पर वही नाम लिखवा दिया, मानो अपनी किस्मत का लिखा मिटाकर बहन की हथेली में डाल दिया हो। संगीत की रात और भी रंगीन थी। घर रोशनी से जगमगा रहा था। डीजे पर गाने बज रहे थे, रिश्तेदार नाच रहे थे, हर तरफ हंसी का शोर था। पर भीड़ में 3 लोग चुपचाप खोए थे। नेहा, जो हर डांस और गाने में दीदी की तरफ देखती और सोचती कि उसकी मुस्कान कितनी भारी है। आदित्य, जो बार बार कोशिश करता कि सब सामान देखे, लेकिन उसकी आंखें साक्षी को तलाश रही थी। और साक्षी, जो सबको संभाल रही थी पर भीतर से सन्नाटा लिए खड़ी थी। रात को जब सब थक कर सो गए, नेहा साक्षी के कमरे में आई। उसके हाथ में मेहंदी की गहरी रंगत थी। उसने हाथ फैलाते हुए कहा, दीदी देखो ये रंग। सब कहते हैं जितना गाढ़ा रंग होता है उतना पति से प्यार मिलता है, लेकिन मैं कैसे मान लूँ कि ये प्यार मेरा है? ये तो आपका होना चाहिए था। साक्षी ने उसकी हथेली थाम ली और मुस्कुरा कर बोली, नेहा, ये रंग तेरी किस्मत का है। भगवान जो लिखते हैं उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकता। तू इस रंग को बोझ मत बना, इसे आशीर्वाद समझ। तो नेहा रोते हुए बोली, आपकी हिम्मत देखकर मुझे खुद पर शर्म आती है। और साक्षी ने उसे गले से लगा लिया। बहनें एक दूसरे का बोझ नहीं बनती, एक दूसरे का सहारा बनती हैं। तू बस खुश रहे, यही मेरे लिए सबसे बड़ा सुकून है। उधर आदित्य अपने कमरे में बेचैन था। उसने साक्षी को मैसेज लिखा, क्या ये सब सच में होना ज़रूरी है? मैं अब भी आपको चाहता हूँ। साक्षी ने देर तक स्क्रीन देखी और फिर सिर्फ इतना लिखा, अब ये किस्मत का फैसला है, मुझे मत परखिए। मेरी बहन की मुस्कान मेरी जीत है। शादी का दिन आखिरकार आ गया। सुबह से वर्मा परिवार के आंगन में हलचल, सजावट की लाइटें, शहनाई की गूंज। बाहर लोग कह रहे थे, देखो वर्मा जी की छोटी बेटी की शादी है, क्या किस्मत पाई है लड़की ने। साक्षी पूरे दिन खुद को कामों में झोंकती रही। कभी नेहा का लहंगा ठीक करती, कभी रिश्तेदारों को खाना परोसती, कभी सजावट की कमी दुरुस्त करवाती। सबको लगता था वह बहुत खुश है, पर उसके दिल का दर्द किसी को न दिखा। शाम को बारात आई। बैंड बाजे पर लोग झूम रहे थे। आदित्य घोड़ी पर हल्की मुस्कान और आंखों में छुपा दर्द लिए बैठा था। उसकी नज़र साक्षी से मिली तो पल भर में आंखें बोल पड़ी। एक में सवाल, दूसरी में मजबूरी। मंडप सजा था। नेहा लाल जोड़े में, हाथों में चूड़ियाँ, चेहरे पर नकली मुस्कान।
और आंखों में आंसू लिए बैठी थी। साक्षी उसके पास थी, हर रस्म में मदद करती। जब पंडित ने कहा बहन से कन्यादान की रस्म पूरी करवाइए तो सबकी नज़रें साक्षी पर टिक गईं। महेश जी कांपते हाथों से गंगाजल लेकर खड़े हुए। साक्षी ने नेहा का हाथ पकड़कर आदित्य की हथेली में रख दिया। आंखें भर आईं, पर होठों पर मुस्कान थी। अब ये हाथ तेरे साथ है, इसे कभी मत छोड़ना। आदित्य की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने साक्षी की ओर देखा पर कुछ कह न सका। फेरे शुरू हुए। हर मंत्र के साथ नेहा और आदित्य मंडप के चारों ओर घूमते रहे। साक्षी हर वचन सुनती और हर वचन उसके दिल पर एक और चोट करता, पर वह मुस्कुराती रही ताकि कोई उसकी कमजोरी न देख ले। अंततः विदाई आई। नेहा आंसुओं से भीगा चेहरा लिए दीदी से लिपट गई। दीदी, मैं जा रही हूँ। मेरे दिल का हर कोना आपके लिए रो रहा है। अगर आप ना होती तो ये रिश्ता मेरा नहीं हो सकता था। साक्षी ने उसे कसकर गले लगाया। पगली, बहनें एक दूसरे की ज़िंदगी में आशीर्वाद बनकर आती हैं। तू खुश रह, यही मेरी सबसे बड़ी जीत है। रिश्तेदार रो रहे थे। विमला जी बेहोश होते होते संभली। महेश जी की आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे और गाड़ी में बैठा आदित्य बार बार पीछे मुड़कर सिर्फ साक्षी को देख रहा था। गाड़ी चली गई। आंगन खाली हो गया। हंसी ठिठोले की जगह सन्नाटा। साक्षी ने सबको संभालते हुए कहा, चलो अब रोना बंद करो। मेरी बहन अपने घर गई है, भगवान उसका घर खुशियों से भर दे। पर कमरे में जाते ही दरवाज़ा बंद करके वह फूट कर रो पड़ी और डायरी में लिख दिया, आज मैंने अपनी बहन को विदा किया। लोग कहेंगे छोटी की शादी थी, पर सच ये है कि आज मेरी किस्मत विदा हुई। शायद यही मेरा त्याग है, जो कभी किसी को पता भी न चले। शादी के बाद घर कुछ दिनों तक खाली खाली रहा। आंगन की चहल पहल, ढोलक की आवाज़ें, रिश्तेदारों की भीड़ याद बन गई। महेश जी और विमला जी अक्सर चुप रहते। साक्षी हर काम पहले से ज़्यादा जिम्मेदारी से करती, मानो दिल के दर्द को कामों की चादर से ढक लिया हो। उधर नेहा ससुराल में नई जिंदगी शुरू कर चुकी थी। आदित्य का घर बड़ा और सुसंस्कृत, पर सास का रवैया उसके प्रति मीठा भी और ठंडा भी। शुरुआती दिन स्वागत और हंसी ठिठोली में बीते, पर जैसे जैसे दिन गुजरे नेहा का अपराध बोध गहराता गया। एक रात सबके सो जाने पर आदित्य बालकनी में खड़ा था। हवा में चुप्पी घुली थी। नेहा पास आकर धीमे से बोली, आदित्य आप खुश तो है ना? आदित्य ने बिना देखे कहा, खुश हो गई शादी, बस सब खुश हैं, लेकिन दिल अभी भी सवाल पूछता है। नेहा की आंखें भर आईं। मुझे मालूम है आपका दिल किसके पास है, पर मैं वादा करती हूँ आपको कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगी। आपकी ज़िंदगी को आसान बनाने की पूरी कोशिश करूँगी। आदित्य ने उसकी ओर देखा। आंखों में सच्चाई और बेबसी दोनों थी। नेहा, इसमें तुम्हारी गलती नहीं, गलती हालात की है। लेकिन सच ये है कि मेरा दिल आज भी साक्षी के लिए धड़कता है और ये सच शायद कभी नहीं बदल पाएगा। नेहा चुप हो गई। उसके होंठ काँप रहे थे। उसने अंदर ही अंदर ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो, वह आदित्य का दिल जीतने की कोशिश करेगी, भले ही उसे अपनी खुशी कुर्बान करनी पड़े। इधर साक्षी अपनी ज़िंदगी को संभालने में लगी थी। मोहल्ले में अब भी लोग ताने कसते, बड़ी की शादी कब होगी? अब तो छोटी भी चली गई। क्या वर्मा जी ने उसकी शादी छोड़ दी है? साक्षी इन बातों को अनसुना करने की कोशिश करती, लेकिन रात को डायरी में सब लिख देती। एक रात उसने लिखा, मेरी ज़िंदगी की किताब का पहला पन्ना ही अधूरा रह गया, लेकिन शायद भगवान ने मेरे लिए कोई और कहानी लिखी है। मैं अभी टूटना नहीं चाहती, क्योंकि मेरे माँ बाप की उम्मीदें मुझसे जुड़ी हैं। विमला जी अक्सर उसे देखती और सोचती, ये लड़की बाहर से कितनी मजबूत दिखती है, लेकिन भीतर से रोज़ कितनी बार टूटती होगी। महेश जी एक दिन गंभीर स्वर में बोले, साक्षी, मैं तेरी शादी के लिए फिर कोशिश करूँगा। लोग क्या कहते हैं अब मैं नहीं सोचूंगा। तू मेरी बेटी है और तुझे भी एक अच्छा घर मिलना चाहिए। साक्षी ने सिर झुका लिया। पापा जल्दी मत करिए, मैं तैयार नहीं हूँ। अभी नेहा की ज़िंदगी संभलने दीजिए, फिर मेरी सोचेंगे। नेहा और आदित्य का रिश्ता अब दोहराए पर खड़ा था। एक और पति पत्नी का सामाजिक रिश्ता, दूसरी ओर दिल का सच जो उन्हें बार बार साक्षी की याद दिलाता। और साक्षी का जीवन भी नए सवालों के सामने था। क्या वह हमेशा त्याग में ही जिएगी या उसके लिए भी कोई नई राह खुलेगी? नेहा अब अपने ससुराल की दिनचर्या में ढलने लगी थी। सुबह उठकर घर का काम, सास की सेवा और रिश्तेदारों के बीच मुस्कुराकर रहना, सब कुछ वैसे ही कर रही थी जैसे एक आदर्श बहू से उम्मीद की जाती है। पर उसके भीतर एक चुप्पी थी जो किसी से कहे नहीं जाती। जब भी आदित्य सामने आता उसकी आंखें अपने आप झुक जाती। सास कभी कभी ताना मार देती, हमने सोचा था बहू बहुत हंसमुख और चंचल होगी, लेकिन शादी के बाद तो तू चुपचाप हो गई है, ज़रा घर में रौनक तो ला। नेहा मुस्कुरा कर कहती, जी मम्मी जी, कोशिश करूँगी। पर अंदर से वह जानती थी कि उसकी चुप्पी का कारण
वही बोझ है जो वह दिल में लिए बैठी है। दीदी की खुशी छीनकर खुद के नाम आई ये शादी। आदित्य भी दोहरी जिंदगी जी रहा था। सामने से नेहा को सम्मान देता, उसकी मदद करता, लेकिन अकेले में उसका मन बार बार साक्षी की तरफ खिंच जाता। एक रात उसने अपनी डायरी में लिखा, मैं शादीशुदा हूँ लेकिन दिल अब भी वहीं अटका है जहाँ से रिश्ता शुरू हुआ था। क्या मैं अपनी पत्नी के साथ न्याय कर पाऊँगा या ये अधूरापन मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएगा। इधर साक्षी की ज़िंदगी भी नए मोड़ पर आने लगी। एक दिन उसके कॉलेज के पुराने शिक्षक घर आए। बातचीत में उन्होंने कहा, साक्षी तुम्हारी पढ़ाई अच्छी थी, तुम क्यों ना आगे एमए करके लेक्चरर बनो। तुम्हारी लगन और सादगी से बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। साक्षी ने आश्चर्य से माँ की ओर देखा। माँ, क्या मैं आगे पढ़ाई कर सकती हूँ? विमला जी ने तुरंत कहा, क्यों नहीं बेटा, तू अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जी। हमने तुझे हमेशा जिम्मेदारियों में ही बांधे रखा, अब तेरे लिए भी जीने का समय आना चाहिए। महेश जी ने भी हामी भरी। हाँ, मैं तेरी फीस और सारी तैयारी कर दूंगा, तू पढ़ाई जारी रख, शादी की जल्दी मत सोच। साक्षी के होठों पर पहली बार लंबे समय बाद सच्ची मुस्कान आई। उसे लगा शायद भगवान ने उसके लिए एक नई राह खोल दी है। लेकिन किस्मत यही नहीं रुकी। उसी कॉलेज में एक नए लेक्चरर की नियुक्ति हुई, राहुल, जो शांत, समझदार और साफ दिल इंसान था। वह साक्षी की मेहनत और सादगी से प्रभावित हुआ। एक दिन उसने कैजुअली कहा, साक्षी जी आप बहुत मजबूत हैं, मैंने सुना है हाल ही में आपकी बहन की शादी हुई है। साक्षी ने हल्की मुस्कान दी, शायद दर्द इंसान को मजबूत बना देता है। जिंदगी सिखा देती है कि गिरना भी ज़रूरी है ताकि उठना सीख सको। राहुल उसकी बातों को ध्यान से सुनता और चुप हो जाता। उसके मन में साक्षी के लिए एक अलग तरह का सम्मान और अपनापन जन्म लेने लगा। उधर नेहा को भी धीरे धीरे एहसास होने लगा कि अगर वह अपने दिल का बोझ नहीं हटाएगी तो वह अपने ससुराल में अच्छे से नहीं रह पाएगी। उसका रिश्ता कभी पूरा नहीं होगा। एक रात उसने आदित्य से कहा, आदित्य मुझे सच बताइए, क्या आप मुझे कभी दिल से अपनाएंगे या आपकी ज़िंदगी हमेशा मेरी दीदी के नाम ही रहेगी? आदित्य चुप रहा, फिर धीमे स्वर में बोला, नेहा, मैं सच कहूँ तो तुम्हारे साथ अन्याय कर रहा हूँ, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये रिश्ता सिर्फ नाम का ना रहे। मुझे वक्त दीजिए। नेहा की आंखों से आंसू गिर पड़े। वक्त तो दीदी ने भी मुझे ही दे दिया, अब मैं भी वक्त को अपनी कसौटी मान लूँगी। उस रात दोनों बहनें अपनी अपनी जगह बैठी थीं। एक अपनी ससुराल की बालकनी में आसमान देख रही थी, दूसरी अपने कमरे की खिड़की से तारों को निहार रही थी। दोनों के दिल से एक ही प्रार्थना निकली, हे भगवान, हमें सही राह दिखाना। साक्षी अब कॉलेज में एमए की पढ़ाई शुरू कर चुकी थी। किताबों, असाइनमेंट और क्लासेस के बीच उसकी दिनचर्या बदलने लगी थी। सबसे बड़ी बात यह थी कि अब उसके जीवन में राहुल नाम का एक सहपाठी और सहयोगी आ चुका था। राहुल शांत स्वभाव का था लेकिन दिल से बेहद साफ। जब भी साक्षी क्लास में कोई प्रेजेंटेशन देती वह ध्यान से सुनता और बाद में कहता, साक्षी जी, आप में एक अजीब सी ताकत है, आपकी बातें दिल को छू जाती हैं। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती गहरी होने लगी। लाइब्रेरी में बैठकर लंबे समय तक बातें करना, साथ में प्रोजेक्ट बनाना और कभी कभी कैंटीन की चाय पर हंसना, इन सब ने साक्षी की ज़िंदगी में वो खालीपन भरना शुरू कर दिया जो वह इतने समय से महसूस कर रही थी। एक दिन राहुल ने कहा, साक्षी, मैंने आपको हमेशा मुस्कुराते देखा है, लेकिन आपकी आंखें बताती हैं कि कहीं ना कहीं बहुत दर्द छुपा है। अगर कभी मन हो तो मुझे बताइएगा, मैं सुनना चाहता हूँ। साक्षी ने नज़र झुका ली और हल्की आवाज़ में बोली, हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ ऐसे पन्ने होते हैं जिन्हें पढ़ने का हक किसी को नहीं होता। शायद मेरी ज़िंदगी में भी ऐसे ही पन्ने हैं। राहुल चुप हो गया, लेकिन उसके चेहरे पर एक वादा साफ लिखा था कि वह एक दिन साक्षी के उन अधूरे पन्नों को समझने की कोशिश करेगा। इधर नेहा का संघर्ष और गहरा होता जा रहा था। सास अब भी उसे ताने मारती, तू हमारी उम्मीदों के हिसाब से नहीं है, बहू को घर को संभालना चाहिए, लोगों से हंसकर मिलना चाहिए, तू हमेशा उदासी क्यों रहती है? नेहा अंदर ही अंदर टूट जाती लेकिन जवाब नहीं देती। आदित्य भी कोशिश करता कि नेहा को सम्मान दे। कभी कभी वह उसके लिए गिफ्ट लेकर आता तो कभी उसकी मदद करता, लेकिन नेहा जानती थी कि उसके हर व्यवहार में कोशिश है, सहजता नहीं। एक रात नेहा ने हिम्मत करके आदित्य से कहा, आप जब भी मेरी तरफ देखते हैं आपकी आंखों में दीदी की परछाई नजर आती है। आप कोशिश करते हैं मुझे अपनाने की, लेकिन मैं जानती हूँ कि आपका दिल अब भी वहीं अटका है। आदित्य ने गहरी सांस ली। नेहा, मैं मानता हूँ, लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि इंसान वक्त के साथ बदल सकता है।
अगर तुम मुझे समझोगी और मेरा साथ दोगी तो शायद मैं भी धीरे धीरे इस बोझ से निकल पाऊंगा। नेहा की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने धीमे स्वर में कहा, मैं कोशिश करूंगी, क्योंकि मेरी दीदी ने अपनी खुशी मुझे सौंप दी है। मैं उसे धोखा नहीं दूंगी। उधर साची की माँ विमला जी उसे देखती तो राहत महसूस करती। तुझे पढ़ाई और नए दोस्तों के बीच देखकर मुझे अच्छा लगता है बेटा, अपने दर्द से बाहर आ रही है। साची मुस्कुराकर कहती, हाँ माँ, शायद भगवान मुझे भी नई राह दिखा रहे हैं। लेकिन रात को जब वह अकेली होती तो डायरी खोलकर लिखती, राहुल की बातें दिल को सुकून देती हैं, पर क्या मैं कभी किसी नए रिश्ते के लिए तैयार हो पाऊंगी, या मेरे त्याग की परछाई हमेशा मेरे साथ चलेगी। कॉलेज में साची अब पढ़ाई के साथ साथ और आत्मविश्वासी हो गई थी। क्लास में उसकी बातें सबको प्रभावित करती। राहुल अक्सर उसकी मदद करता, कभी प्रोजेक्ट्स में, कभी किताबें खोजने में। धीरे धीरे उनकी दोस्ती का दायरा बढ़ रहा था। एक दिन लाइब्रेरी में दोनों साथ बैठे थे। सन्नाटा था और किताबों की खुशबू चारों ओर फैली थी। राहुल ने धीरे से कहा, साची, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? साची ने किताब से नज़र उठाई। हाँ, पूछिए। राहुल ने संकोच से कहा, क्या आप कभी अपने बारे में भी सोचती हैं? मुझे लगता है आप हमेशा दूसरों के लिए जीती हैं, अपने लिए कुछ नहीं। साची हल्की मुस्कान के साथ बोली, शायद यही मेरी आदत है। जब से होश संभाला है, जिम्मेदारियों में जीना ही मेरी जिंदगी रही है। अपने बारे में सोचना भूल गई हूँ। राहुल की आंखों में गहराई थी, लेकिन कभी न कभी आपको अपने लिए भी जीना होगा, वरना जिंदगी बोझ बन जाएगी। साची चुप रही, लेकिन उस रात डायरी में उसने लिखा, क्या सच में मैं सिर्फ दूसरों के लिए जी रही हूँ? राहुल की बातें दिल को छू जाती हैं। शायद वो मुझे वहाँ से देख पा रहा है जहाँ से मैं खुद को नहीं देख पाती। उधर नेहा का संघर्ष और कठिन होता जा रहा था। शादी को कुछ महीने हो चुके थे, लेकिन सास अब भी उससे खुश नहीं थी। अक्सर ताना मार देती, तेरी दीदी होती तो घर चमका देती, वो तो चुपचाप सब काम करती थी, सबको खुश रखती थी, और तू है कि ज़रा सी बात पर रोने लगती है। नेहा के सीने में चुभन होती। वह सोचती, दीदी का त्याग मुझे मिला और अब उसी की परछाई मेरी ज़िंदगी पर बोझ बन रही है। एक दिन तो सास ने और भी जहरीली बात कह दी, हमें तो शुरू से ही बड़ी पसंद थी, पता नहीं आदित्य की जिद ने छोटी पर क्यों जोर डाल दिया, वरना बहू हमें वही चाहिए थी। ये सुनकर नेहा का दिल टूट गया। वह कमरे में जाकर फूट फूट कर रोने लगी। आदित्य ने उसे रोते देखा और पास आकर बोला, नेहा, तू क्यों इन बातों को दिल पर लेती है? माँ को समय लगेगा। नेहा ने आंसुओं से भीगी आंखों से कहा, समय? लेकिन जब हर दिन मुझे मेरी दीदी से तुलना करके जलील किया जाता है तो कैसे सहूँ? क्या मैं सिर्फ उनकी जगह भरने के लिए इस घर में लाई गई हूँ? आदित्य चुप हो गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। इधर महेश जी और विमला जी अब साची को देखकर थोड़ी राहत महसूस करते थे। उन्हें लगता था कि पढ़ाई और राहुल जैसे दोस्त की वजह से उनकी बेटी का अकेलापन कम हो रहा है। लेकिन साची अपने मन की उलझन किसी से कह नहीं पाती थी। राहुल भी अब अपने दिल की बात दबा नहीं पा रहा था। उसने ठान लिया था कि वह जल्द ही साची से साफ कहेगा कि वह उसे सिर्फ एक दोस्त नहीं बल्कि जीवन साथी के रूप में देखता है। कॉलेज की एक शाम थी। क्लास खत्म हो चुकी थी। सब छात्र जा चुके थे। लाइब्रेरी की खिड़कियों से हल्की धूप अंदर आ रही थी। राहुल ने साची से कहा, थोड़ा रुको, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी कहना है। साची ने हैरानी से उसकी ओर देखा। क्या बात है? राहुल ने गहरी सांस ली, फिर सीधे उसकी आंखों में देखते हुए कहा, साची, मैं जानता हूँ तुम्हारी ज़िंदगी आसान नहीं रही, तुमने बहुत कुछ सहा है, लेकिन मैं ये भी देख रहा हूँ कि तुम कितनी मजबूत और सच्ची हो। मुझे लगता है मैं तुम्हें सिर्फ एक दोस्त की तरह नहीं देख पाता। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बनो, हमेशा के लिए। साची के कानों में ये शब्द गूंजे। उसका चेहरा पल भर में पीला पड़ गया। उसने कांपते स्वर में कहा, राहुल प्लीज़ ऐसा मत कहो। मेरी ज़िंदगी इतनी सरल नहीं है। मेरे अतीत में ऐसे पन्ने हैं जिन्हें मैं किसी के साथ बांटना नहीं चाहती। तुम्हारा रास्ता साफ होना चाहिए, लेकिन अगर तुम मेरे साथ जुड़ोगे तो बोझ महसूस करोगे। राहुल ने दृढ़ स्वर में कहा, नहीं साची, तुम्हारा अतीत तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी ताकत है, और मैं बोझ नहीं, तुम्हारा सहारा बनना चाहता हूँ। साची की आंखों में आंसू आ गए। उसने किताबें समेटी और कहा, मुझे समय चाहिए, मैं अभी कोई फैसला नहीं कर सकती। फिर वह जल्दी से बाहर निकल गई। राहुल उसकी पीठ देखता रहा। उसके चेहरे पर ठहराव था, लेकिन आंखों में इंतजार। उधर नेहा का संघर्ष ससुराल में और बढ़ गया। शादी को अब कुछ महीने बीत चुके थे। घर में एक बड़े पारिवारिक समारोह का आयोजन था। सब रिश्तेदार आए थे। सबके सामने सास ने नेहा को डांटते हुए कहा, देखो ज़रा, हमारी बहू को खाना तक ठीक से नहीं बना पाई। अगर बड़ी बहन होती तो सब काम बिना कहे कर देती। ये तो बस रोने के लिए आई है। रिश्तेदार हंस पड़े। किसी ने कहा, सही कह रही हो, बड़ी तो बहुत सुघड़ थी, छोटी शायद घर संभाल नहीं पाएगी। ये सुनकर नेहा के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसने शर्म से सिर झुका लिया। उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। आदित्य वहीं खड़ा था। उसने गुस्से में कहा, माँ,
आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? नेहा मेरी पत्नी है और अगर आपको उससे कोई शिकायत है तो मुझसे कहिए। सबके सामने उसकी इज्जत मत उतारिए। लेकिन सास ने तीखे स्वर में जवाब दिया, तू चुप रह आदित्य, तू तो शुरू से ही अपनी जिद पर अड़ा था, अब भुगत। नेहा कमरे में भागी और दरवाज़ा बंद करके रोने लगी। ये सोच रही थी दीदी ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया ताकि मैं खुश रह सकूं, लेकिन यहाँ तो मुझे हर दिन अपमान का घूंट पीना पड़ रहा है। क्या यही मेरी किस्मत है? उस रात नेहा ने अपने कमरे में आदित्य से कहा, आपकी माँ कभी मुझे स्वीकार नहीं करेंगी और सच तो यह है कि मेरे दिल में भी ये शादी बोझ बनती जा रही है। दीदी का त्याग मुझे चैन नहीं लेने देता। आदित्य ने उसका हाथ थामा और गंभीर स्वर में बोला, नेहा, मैं मानता हूँ सब ठीक नहीं है, लेकिन हमें इसे सही करना होगा। दीदी ने जो त्याग किया वह बेकार नहीं जाना चाहिए। हमें इस रिश्ते को निभाना ही होगा। नेहा ने आंसू पोंछे, लेकिन दिल में कसक और गहरी हो गई। साची इन दिनों अपने दिल की लड़ाई लड़ रही थी। एक और राहुल था जो उसके जीवन में सच्चा सहारा बनना चाहता था, और दूसरी ओर उसका अतीत था जो बार बार उसे याद दिलाता था कि वह सिर्फ त्याग और बलिदान के लिए बनी है। कॉलेज में राहुल ने एक दिन उससे कहा, साची, मैं जानता हूँ तुम डर रही हो, लेकिन भरोसा रखो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, तुम्हें अकेले नहीं लड़ना पड़ेगा। साची ने आंखें झुका ली। राहुल, तुम्हारी बातें मुझे बहुत सुकून देती हैं, लेकिन मैं किसी नए रिश्ते को बोझ बनाकर शुरू नहीं करना चाहती। मेरा मन अभी भी अतीत की छाया से निकल नहीं पाया। राहुल ने नरमी से कहा, तो मुझे इंतज़ार करने दो। तुम्हारे हाँ या ना से ज़्यादा मुझे तुम्हारा भरोसा चाहिए। जब तक तुम तैयार नहीं हो जाती मैं बस तुम्हारा दोस्त रहूँगा। साची की आंखें भर आईं। उसने धीरे से कहा, शायद तुम वही इंसान हो जिसका आशीर्वाद भगवान ने मेरी ज़िंदगी में भेजा है, लेकिन मुझे अभी भी समय चाहिए। इधर नेहा का ससुराल फिर एक तूफान लेकर आया। घर में किसी रिश्तेदार की दावत थी। रसोई में कई व्यंजन बन रहे थे। सबकी उम्मीदें थीं कि बहू सब काम संभालेगी, लेकिन नेहा ने पूरी कोशिश की। लेकिन उसी दौरान मिठाई की चाशनी जल गई। सास ने तुरंत ऊंची आवाज़ में कहा, देखो ज़रा कैसी बहू लाई है, एक मिठाई भी ठीक से नहीं बना पाई। लोग हंसेंगे कि वर्मा जी ने कैसी लड़की थमा दी। रिश्तेदार भी कानाफूसी करने लगे। किसी ने कहा, शायद बड़ी बहन होती तो सब संभाल लेती, छोटी में वो बात कहाँ। नेहा का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने धीरे से कहा, मम्मी जी, गलती मुझसे नहीं हुई, मैंने तो सब ठीक से किया था, शायद गैस की आँच। सास ने बीच में काट दिया, बहाने मत बना, घर संभालना हर औरत का काम है, अगर ये भी नहीं कर सकती तो यहाँ क्या करेगी। आदित्य ने बीच में आकर कहा, माँ आप उसे क्यों बार बार नीचा दिखाती हैं, हर किसी से गलती हो सकती है। नेहा ने जानबूझकर कुछ नहीं किया। सास ने गुस्से में कहा, बस तू ही उसका वकील बन, तुझे तो शुरू से ही अंधा प्यार था, अब भुगत। नेहा चुपचाप कमरे में चली गई। आंसुओं से उसका चेहरा भीग गया। उसने आईने में खुद को देखा और सोचा, दीदी ने अपनी खुशी कुर्बान करके मेरी शादी करवाई, लेकिन मैं इस घर में हर दिन अपमान झेल रही हूँ। क्या यही मेरी नियति है? कॉलेज की लाइब्रेरी में उस दिन राहुल और साची साथ बैठे थे। राहुल ने धीरे धीरे किताब बंद की और उसकी ओर देखकर कहा, साची, मुझे लगता है अब वक्त आ गया है कि तुम अपने दिल को बोझ से मुक्त करो। मैं तुमसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि तुम मुझे एक मौका दो। मैं तुम्हारे अतीत से भागूंगा नहीं। साची की आंखों में आंसू भर आए। उसने कांपती आवाज़ में कहा, राहुल, तुम्हें मेरा सच नहीं पता। तुम नहीं जानते कि मैं अपनी बहन की किस्मत में अपनी जगह छोड़ चुकी हूँ। मैं वो लड़की हूँ जो खुद की खुशी कुर्बान कर चुकी हूँ। ऐसे इंसान के साथ अपना भविष्य जोड़ना क्या तुम्हारे लिए बोझ नहीं होगा? राहुल ने उसकी हथेली पकड़ ली और दृढ़ स्वर में कहा, साची, त्याग तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी पहचान है। अगर तुम्हारा अतीत दर्द से भरा है तो मैं तुम्हारे भविष्य को सुकून से भर दूंगा, लेकिन फैसला तुम्हें करना है। मैं बस इतना कह सकता हूँ कि मेरा इंतज़ार लंबा हो सकता है, पर मैं हार नहीं मानूंगा। साची का दिल कांप उठा। उसने हाथ छुड़ाया और धीमे स्वर में कहा, मुझे समय चाहिए, बहुत समय। राहुल चुप हो गया, लेकिन उसकी आंखों में वही धैर्य झलक रहा था। इधर नेहा का ससुराल एक और तूफान लेकर आया। घर में शादी की सालगिरह का कार्यक्रम था। सब मेहमान आए हुए थे। अचानक एक रिश्तेदार की सोने की अंगूठी गायब हो गई। शोर मच गया। सब जगह खोजबीन हुई, लेकिन नहीं मिली। सास ने बिना कुछ सोचे कह दिया, ज़रूर नेहा ने गलती की होगी, घर के काम के चक्कर में उसने कहीं रख दी होगी या खो दी होगी। कुछ रिश्तेदार कानाफूसी करने लगे, हाँ, छोटी बहन तो वैसे भी ज़्यादा समझदार नहीं है, बड़ी होती तो सब संभाल लेती। नेहा के कानों में ये शब्द हथौड़े की तरह पड़े। उसने कांपते स्वर में कहा, मम्मी जी, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो पूरे समय रसोई में थी। सास ने सबके सामने ऊंची आवाज़ में कहा, झूठ मत बोल, अगर तेरे हाथ में काम संभालने की काबिलियत नहीं है तो कम से कम सच बोल, हमारी इज्जत खराब कर दी। आदित्य ने बीच में आकर कहा, बस माँ,
आप हर बार नेहा को क्यों नीचे दिखाती हैं? अगर अंगूठी खोई है तो इसका मतलब ये नहीं कि दोष नेहा का ही है। आप सबके सामने उसे अपमानित क्यों करती हैं? लेकिन सास तमतमा कर बोली, तेरी आंखों पर पर्दा पड़ा है। ये बहू हमें दिन ब दिन मुसीबत में डाल रही है। नेहा सबके सामने रो पड़ी। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। उसने कमरे में जाकर खुद से कहा, दीदी ने मेरी खुशी के लिए अपना जीवन कुर्बान किया, लेकिन मुझे तो यहाँ हर दिन अपमान मिल रहा है। क्या यही मेरी किस्मत है? क्या यही मेरी शादी का सच है? रात को आदित्य ने उसे समझाने की कोशिश की, नेहा मैं जानता हूँ माँ गलत करती हैं, लेकिन तू टूट मत, मैं तेरे साथ हूँ। नेहा ने कड़वे आंसुओं के बीच कहा, आपके साथ होने से अगर मेरा अपमान रुकता तो मैं चैन से जी लेती, पर जब आपकी अपनी माँ मुझे बार बार दीदी से तुलना करके जलील करती है तो मैं खुद को खोने लगती हूँ। आदित्य के पास कोई जवाब नहीं था। नेहा अगले दिन भी घर के कामों में जुटी रही। अंगूठी का मामला अब शांत हो चुका था, लेकिन रिश्तेदारों की बातें उसके दिल को चीर चुकी थी। जब भी वह रसोई में जाती उसे लगता सबकी नज़रें उसी पर हैं। सास का रवैया और भी कठोर हो गया था। देख, तेरे जैसे नालायक से घर कैसे चलेगा? तेरी दीदी होती तो सब संभाल लेती, तू तो हमारी नाक कटवा देगी। नेहा ने सिर झुका लिया। आंसू आंखों में थे, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। उस रात आदित्य ने उसे ढाढ़स बंधाया, नेहा माँ चाहे कि जितना कहे, पर तू हार मत मान। तू ही मेरी पत्नी है और इस घर की बहू है। तू अगर टूट जाएगी तो मुझे भी टूटना पड़ेगा। नेहा ने कांपते स्वर में कहा, मैं नहीं टूटना चाहती आदित्य, लेकिन जब हर कोई मुझे दीदी से तुलना करके नीचा दिखाता है तो मेरी आत्मा रो पड़ती है। क्या मैं सिर्फ उनकी जगह भरने के लिए इस घर में आई हूँ? आदित्य ने उसका हाथ थामा। नहीं नेहा, तू तेरी अपनी पहचान है, और मैं वादा करता हूँ एक दिन सब तुझे वैसे ही देखेंगे जैसे मैं देखता हूँ। इधर साक्षी का जीवन एक नए मोड़ पर खड़ा था। कॉलेज की पढ़ाई अब अंतिम चरण पर पहुँच रही थी। राहुल उसके साथ हर कदम पर खड़ा था। प्रोजेक्ट्स, रिसर्च पेपर्स, क्लास डिस्कशन, हर जगह दोनों की जोड़ी देखने लगी। एक शाम कॉलेज की कैंटीन में जब हल्की बारिश हो रही थी, राहुल ने हिम्मत जुटाई। उसने साक्षी की ओर देखते हुए कहा, साक्षी, मैं अब और इंतज़ार नहीं कर सकता। मैंने तुम्हें समझने की कोशिश की, तुम्हें वक्त दिया, लेकिन आज मुझे साफ साफ कहना है, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। साक्षी का दिल धड़कने लगा। उसने कांपती आवाज़ में कहा, राहुल, क्या तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? तुम मेरे अतीत से वाकिफ़ हो? राहुल ने दृढ़ स्वर में कहा, हाँ, मुझे पता है कि तुम्हारा अतीत आसान नहीं था। तुम्हारा रिश्ता वहाँ टूटा जहाँ तुम्हारा हक था, लेकिन मैं यही कहने आया हूँ कि तुम्हारा अतीत मेरे लिए मायने नहीं रखता। मैं तुम्हारे वर्तमान और भविष्य के साथ ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ। साक्षी की आंखों से आंसू बह निकले। उसने धीरे से कहा, राहुल, तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन मेरा डर यही है कि कहीं मेरा अतीत तुम्हारे भविष्य पर छाया न बन जाए। राहुल ने उसका हाथ थामा और बोला, अगर छाया होगी भी तो मैं उसे धूप में बदल दूंगा, बस तुम हाँ कह दो। साक्षी चुप हो गई। उसके होंठ कांप रहे थे। दिल कह रहा था हाँ बोल दो, लेकिन दिमाग उसे बार बार रोक रहा था। उसने आंसू पोंछे और धीरे से कहा, मुझे सोचने का समय दो, मैं अभी जवाब नहीं दे सकती। राहुल मुस्कुराया, ठीक है, मैं इंतज़ार करूंगा, लेकिन याद रखना, मैं हार नहीं मानूंगा। उस रात साक्षी ने डायरी में लिखा, आज पहली बार किसी ने मुझे मेरे अतीत के बावजूद अपनाने की बात की। दिल कहता है राहुल सच्चा है, लेकिन डर है कि कहीं मेरा त्याग फिर से किसी की तकलीफ न बन जाए। कुछ दिनों बाद राहुल अपने माता पिता के साथ वर्मा परिवार के घर आया। बैठक में सब बैठे थे। माहौल शांत था। राहुल के पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, महेश जी, आपके घर की बेटी ने हमें प्रभावित किया है। हमारी इच्छा है कि साक्षी हमारे बेटे राहुल की जीवन साथी बने। ये सुनकर विमला जी की आंखों में चमक आ गई। दिल से एक बोझ हल्का हुआ, मानो भगवान ने उनकी बेटी के त्याग का इनाम दिया हो। लेकिन उसी पल उनके दिल में डर भी उठा। अगर समाज फिर ताने मारेगा तो लोग कहेंगे बड़ी बेटी को पहले छोड़ा गया था, अब दूसरा रिश्ता कैसे होगा? महेश जी गंभीर स्वर में बोले, हमें आपकी बात सुनकर खुशी हुई। साक्षी इस लायक है कि उसे एक अच्छा जीवन साथी मिले, लेकिन हमें थोड़ा समय चाहिए। हमारा डर यही है कि कहीं समाज फिर हमारी बेटी को चोट न पहुंचाए। राहुल ने बीच में ही कहा, अंकल, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मुझे समाज की परवाह नहीं, मुझे सिर्फ साक्षी चाहिए और मैं उसे हर हाल में सम्मान दूंगा। साक्षी चुपचाप सब सुन रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसे लगा जैसे पहली बार किसी ने उसके दर्द से ऊपर उठकर उसे उसकी असली पहचान दी है। उधर नेहा का संघर्ष और गहरा गया। ससुराल में एक पारिवारिक सभा थी। सब रिश्तेदार इकट्ठा हुए थे। बातों बातों में एक मुद्दा उठा कि घर का खर्चा ज़्यादा क्यों हो रहा है। तुरंत सास ने ताना मारा, सब इस बहू की वजह से है, इसे घर संभालना ही नहीं आता, बड़ी होती तो सब दुरुस्त रखती, छोटी तो बस खर्च बढ़ाना जानती है। रिश्तेदारों के सामने ये सुनकर नेहा का चेहरा उतर गया। एक ने यहाँ तक कह दिया, हाँ, बड़ी
बेटी तो त्याग की मूर्ति है, छोटी उसकी बराबरी कर ही नहीं सकती। नेहा का दिल चीख पड़ा, उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। वह सबके सामने कांपते स्वर में बोली, आप लोग बार बार मेरी दीदी का नाम लेकर मुझे क्यों नीचा दिखाते हैं? क्या मैं कभी अपनी पहचान नहीं बना पाऊंगी? सास गुस्से से तमतमा गई। पहचान? तेरी पहचान ही तेरी दीदी है। अगर वो त्याग न करती तो तू इस बार इस घर में बहू बनकर आती ही नहीं। ये सुनते ही नेहा कमरे से बाहर भागी और अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। उसका पूरा शरीर कांप रहा था, आंसुओं से उसका दुपट्टा भीग गया। उसने आईने में खुद को देखा और धीरे से कहा, दीदी आपने मुझे अपनी जगह दी, लेकिन यहाँ मुझे हर दिन आपकी छाया में जीना पड़ रहा है। मैं न आपके बराबर हूँ न अपने आप में। क्या यही मेरी शादी का सच है? आदित्य ने दरवाजे पर दस्तक दी। नेहा दरवाज़ा खोलो प्लीज़। लेकिन नेहा चुपचाप रोती रही। उस रात दोनों बहनों की डायरी में 2 अलग पन्ने लिखे गए। साक्षी ने लिखा, शायद मेरी ज़िंदगी अब नया मोड़ ले रही है, लेकिन क्या मैं अपने अतीत की छाया से बाहर निकल पाऊंगी? और नेहा ने लिखा, मैं हर दिन जीती हूँ लेकिन अपनी नहीं, दीदी की परछाई बनकर। क्या मैं कभी खुद के लिए जी पाऊंगी? राहुल के माता पिता ने जब अपने रिश्तेदारों में साक्षी के लिए प्रस्ताव की बात बताई तो तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आने लगी। अरे ये वही साक्षी है ना जिसे पहले रिजेक्ट कर दिया गया था? हाँ हाँ वही। पहले तो रिश्ता आया था लेकिन छोटी बहन ले उड़ी, अब नया लड़का मिल गया तो क्या हुआ, दाग तो रह ही गया। सोचो समाज में कैसी बातें होंगी। बड़ी को छोड़ा गया, छोटी पहले ब्याह दी गई और अब बड़ी को नया रिश्ता। ये बातें धीरे धीरे वर्मा परिवार तक पहुंची। महेश जी का चेहरा तमतमा गया। उन्होंने गुस्से में अखबार मेज पर पटक दिया और बोले, ये समाज कब अपनी जुबान पर काबू रखेगा? मेरी बेटी में कोई कमी नहीं है और अगर लोग ताने देंगे तो मैं हर किसी का सामना करूंगा। विमला जी की आंखें भर आईं। लेकिन महेश, ताने सुनना आसान नहीं होता। हमारी साक्षी पहले ही बहुत सह चुकी है। साक्षी ने माँ पापा के आंसू देखे और शांत स्वर में बोली, पापा माँ, अगर लोग ताने देंगे भी तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे जब अपने लिए जीना है। राहुल ने मुझे अपनाने का प्रस्ताव दिया है और मुझे लगता है ये भगवान का आशीर्वाद है। समाज को खुश रखने के लिए मैं अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। महेश जी ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में गर्व था। बेटा तू सच में बहुत हिम्मत वाली है, मैं तेरा साथ दूंगा। उधर नेहा का दर्द अब हद से बढ़ गया था। सास के ताने, रिश्तेदारों की तुलना और अपनी दीदी की छाया में जीने का बोझ सब मिलकर उसे तोड़ रहे थे। उस रात उसने आदित्य से पहली बार खुलकर कहा, आदित्य मैं थक चुकी हूँ। मैं हर दिन अपनी माँ, आपकी माँ और रिश्तेदारों के तानों में जीती हूँ। हर कोई मुझे दीदी से तुलना करता है। कभी कहता है बड़ी होती तो बेहतर होती, कभी कहता है मैंने दीदी की जगह छीन ली। मुझे लगता है मैं अपनी नहीं, दीदी की ज़िंदगी जी रही हूँ। आदित्य ने उसका हाथ थामा। नेहा, मैं जानता हूँ तू सही कह रही है, लेकिन तू क्यों इतना बोझ अपने सिर ले रही है? नेहा फूट पड़ी। क्योंकि दीदी का त्याग मेरी खुशी का आधार बना, लेकिन जब मैं यहाँ अपमान झेलती हूँ तो लगता है कि मैं उस त्याग के लायक ही नहीं थी। आदित्य, मैं सच कहूँ तो कभी कभी सोचती हूँ काश ये रिश्ता मेरे हिस्से आया ही ना होता। आदित्य सन रह गया। उसने गहरी सांस ली और कहा, नेहा मैं तुझे वादा करता हूँ कि मैं सब बदलूंगा, माँ को समझाऊंगा, रिश्तेदारों को भी, लेकिन तू खुद को कमज़ोर मत समझ। तू मेरी पत्नी है और मैं तुझे तेरी पहचान दिलाऊंगा। नेहा ने आंसू पोंछे और धीमे स्वर में कहा, आदित्य अगर आप मेरा सहारा बनोगे तो मैं हर मुश्किल का सामना कर लूँगी, लेकिन मुझे आपकी सच्चाई चाहिए। क्या आपके दिल में अभी भी दीदी की जगह है? आदित्य चुप हो गया। उसकी आंखें झुक गईं। उस चुप्पी ने ही सब कुछ कह दिया। नेहा का दिल फिर से छलनी हो गया। उस रात दोनों बहनों ने फिर अपनी अपनी डायरी खोली। साक्षी ने लिखा, अब मुझे अपना फैसला लेना है। राहुल का साथ मुझे नया जीवन दे सकता है। नेहा ने लिखा, मेरी शादी दीदी के त्याग से बनी, लेकिन शायद मैं उसी त्याग के बोझ तले दब रही हूँ। उधर राहुल का प्रस्ताव आखिरकार वर्मा परिवार ने स्वीकार कर लिया। महेश जी ने गंभीर स्वर में कहा, राहुल हमें खुशी है कि तूने हमारी साक्षी को अपनाने की इच्छा जताई। तूने साबित कर दिया कि आज भी दुनिया में ऐसे लोग हैं जो इंसान को उसके त्याग और दर्द के साथ भी स्वीकारते हैं। विमला जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने भगवान की मूर्ति के आगे दीपक जलाकर कहा, हे ठाकुर जी, मेरी बेटी को उसकी खुशियां वापस कर देना। लेकिन जैसे ही ये खबर मोहल्ले और रिश्तेदारों तक पहुंची, फिर से ताने शुरू हो गए। अरे ये वही लड़की है जिसे पहले छोड़ा गया था। हाँ, अब दूसरा रिश्ता कर रही है। लोग तो कहेंगे कि समझौता कर रही है। छोटी तो पहले ही अच्छा घर पा गई थी, अब बड़ी को नया सहारा मिल गया, लेकिन क्या इसकी इज्जत सब में लौट पाएगी? साक्षी इन तानों को सुनती, लेकिन पहली बार उसने दिल पर नहीं लिया। उसने माँ से कहा, माँ मैंने बहुत साल दूसरों के लिए जिया है, अब मैं अपने लिए जीना चाहती हूँ। राहुल मेरे साथ खड़ा है और यही मेरे लिए सबसे बड़ा जवाब है। उधर नेहा का ससुराल अब भी उसके लिए जंग का मैदान बना हुआ था। एक दिन घर में बड़ा झगड़ा हो गया। सास ने सबके सामने फिर से ताना मारा,
ये बहू तो हमारे घर का नाम ही डुबो देगी। छोटी है तो क्या हुआ, जिम्मेदारियों में बड़ी जैसी समझदारी होनी चाहिए थी। हमें तो शुरू से ही बड़ी पसंद थी। नेहा की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार आदित्य चुप नहीं रहा। उसने पूरे परिवार के सामने अपनी माँ की ओर देखा और ऊंची आवाज़ में कहा, माँ अब बहुत हो गया। आप हर बार नेहा की तुलना दीदी से करके उसका अपमान करती हैं। क्या आप जानती हैं इसने किस बोझ में शादी की है? अपनी दीदी के त्याग के ऊपर जी रही है ये लड़की, और आप उसी को नीचा दिखाती हैं। पूरा घर सन रह गया, रिश्तेदार भी चुप हो गए। सास का चेहरा लाल पड़ गया। उन्होंने गुस्से में कहा, तो अब तू अपनी माँ के खिलाफ खड़ा होगा? आदित्य ने ठंडे स्वर में कहा, अगर माँ का मतलब सिर्फ अपमान है तो हाँ, मैं अपनी पत्नी के लिए खड़ा रहूँगा, क्योंकि वह मेरी जिम्मेदारी है और मेरी इज्जत भी। नेहा का दिल सुनकर कांप उठा। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इन आंसू में पहली बार सुकून था। उसने धीरे से कहा, आदित्य आज आपने साबित कर दिया कि मैं अकेली नहीं हूँ। उस रात साक्षी ने अपनी डायरी में लिखा, आज मेरी बहन को उसका सहारा मिल गया और मुझे मेरा भविष्य दिखने लगा है। शायद अब हमारी कहानी अपने अंत की ओर बढ़ रही है। घर में इस बार खुशी का माहौल था। राहुल और साक्षी की सगाई की तारीख तय हो चुकी थी। हल्की सी सजावट, रिश्तेदारों का जमावड़ा और मिठाइयों की खुशबू चारों ओर फैली हुई थी। साक्षी गुलाबी रंग की साड़ी में सजी थी, चेहरे पर संकोच और आंखों में हल्की चमक। राहुल की निगाहें सिर्फ उसी पर थीं। जब अंगूठियां बदलीं तो सबने ताली बजाई। विमला जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने धीरे से कहा, हे भगवान, मेरी बेटी की जिंदगी में आज पहली बार उजाला लौटा है। लेकिन बाहर खड़े कुछ रिश्तेदार अब भी ताने कस रहे थे, देखो बड़ी बेटी भी आखिर सगाई कर ही रही है। लेकिन लोग क्या कहेंगे? पहले रिजेक्ट की हुई थी, अब दूसरा रिश्ता। हाँ, ये दाग तो कभी मिटेगा नहीं। महेश जी ने इस बार चुप्पी तोड़ी। वे सबके सामने खड़े हुए और दृढ़ आवाज में कहा, मेरी बेटी का त्याग ही उसकी सबसे बड़ी पहचान है, और आज जो लड़का और उसका परिवार उसे अपना रहे हैं वो ही असली इंसानियत दिखा रहे हैं। समाज क्या कहेगा इसकी मुझे परवाह नहीं, मुझे बस अपनी बेटी की खुशी चाहिए। साक्षी ने पापा की ओर देखा और उसकी आंखों से गर्व के आंसू छलक पड़े। उधर नेहा और आदित्य का रिश्ता भी अब धीरे धीरे बदलने लगा था। आदित्य के उस दिन के साहस ने नेहा को एक नया आत्मविश्वास दिया था। वह पहली बार महसूस कर रही थी कि उसके पति सचमुच उसके साथ खड़े हैं। रात को आदित्य ने नेहा से कहा, नेहा आज से तू मेरी माँ के तानों से मत डरना, मैं तेरे साथ हूँ। अब हमारी ज़िंदगी हमें खुद संवारनी है। नेहा ने आंसू भरी मुस्कान के साथ कहा, आदित्य अगर आप सच में मेरे साथ रहोगे तो मैं हर ताने का सामना कर लूँगी। दीदी ने मुझे ये रिश्ता सौंपा था, अब मैं इसे अपनी जान देकर भी निभाऊंगी। आदित्य ने उसका हाथ कसकर थामा। दोनों की आंखों में एक नई समझ और अपनापन था। साक्षी की शादी की तैयारियां पूरे जोर शोर से शुरू हो चुकी थी। आंगन में फिर से झालरें टांगी गईं। घर के हर कोने में रौनक लौट आई। इस बार माहौल पहले जैसा भारी नहीं था, क्योंकि अब सबके चेहरों पर सच्ची खुशी थी। विमला जी बार बार कपड़ों और गहनों की जांच करती और हर काम में भाग दौड़ करती। महेश जी अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से मदद ले रहे थे। जब भी कोई कहता बड़ी की शादी में देर हो गई तो वह मुस्कुराकर जवाब देते, देर भले हुई हो, लेकिन इस बार मेरी बेटी को उसका असली जीवन साथी मिला है। साक्षी हल्की लाल साड़ी में सजी जब ट्रायल के लिए आई तो सबकी आंखें उस पर ठहर गईं। राहुल की नज़रें भी उसी पर टिक गईं और उसकी मुस्कान में वही वादा साफ झलक रहा था, मैं तुम्हारा सहारा हूँ। नेहा भी हर तैयारी में आगे रहती। वह दीदी के हाथ में चूड़ियाँ पहनाती, लहंगे की सिलाई ठीक कराती और बार बार कहती, दीदी आज मैं सच में खुश हूँ। आपने मेरे लिए जो त्याग किया आज उसका फल आपको मिल रहा है। अब आपकी आंखों के आंसू नहीं, सिर्फ मुस्कान देखनी है। साक्षी ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुरा कर कहा, पगली तू मेरी ताकत है, अगर तू ना होती तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। उधर आदित्य और नेहा का रिश्ता भी अब धीरे धीरे बदलने लगा था। सास के ताने अब भी कभी कभी चुभते, लेकिन आदित्य हर बार अपनी पत्नी का साथ देता। एक दिन उसने नेहा से कहा, नेहा अब मुझे समझ आ गया है कि तू सिर्फ मेरी जिम्मेदारी नहीं, मेरी ज़िंदगी है। मैं तुझे वो सम्मान दूंगा जो तू डिज़र्व करती है। नेहा की आंखें भर आई। आदित्य, यही शब्द मुझे ताकत देते हैं। अब मैं हर मुश्किल का सामना कर सकती हूँ। शादी की तारीख नज़दीक आई तो घर के बाहर रिश्तेदारों और पड़ोसियों की भीड़ लगने लगी। कोई गहनों की तारीफ करता, कोई दहेज की बातें छेड़ता, तो कोई ताना मार देता, अरे बड़ी को आखिर घर तो मिला, लेकिन छोटी पहले ही रानी बन गई थी। महेश जी ने इस बार किसी की परवाह नहीं की। वह हंसकर कहते, मेरी दोनों बेटियां मेरी शान है। एक ने त्याग से परिवार की इज्जत बचाई और दूसरी अब अपने रिश्ते को इज्जत के साथ निभा रही है। मुझे और क्या चाहिए। उस रात साक्षी ने अपनी डायरी में लिखा, कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी ज़िंदगी इस मोड़ तक पहुँचेगी। दर्द, त्याग और आंसू सब पीछे छूट रहे हैं। अब मुझे अपने नए सफ़र की शुरुआत करनी है। और उसी रात नेहा ने भी अपनी डायरी में लिखा, दीदी की मुस्कान देखकर लगता है जैसे मेरी ज़िंदगी भी अब संवर जाएगी। हम दोनों बहनें आखिरकार अपने अपने रास्ते पर चल रही हैं।
शादी का दिन आ गया। घर फिर से रोशनी से जगमगा उठा। गली में बैंड बाजी की धुन गूंज रही थी। मेहमान सर धज कर आ रहे थे। आंगन में बैठी साक्षी दुल्हन के लाल लहंगे में किसी अप्सरा जैसी लग रही थी। उसके चेहरे पर संकोच था, लेकिन आंखों में अब डर नहीं बल्कि एक विश्वास था कि वह अकेली नहीं है। राहुल बारात लेकर पहुंचा। घोड़ी पर बैठा उसका चेहरा गर्व और खुशी से भरा था। महेश जी ने दरवाजे पर आरती उतारी और विमला जी ने आंसू पोंछते हुए कहा, आज मेरी बेटी का सपना पूरा हो रहा है। मंडप में जब फेरे शुरू हुए, साक्षी का हर कदम उसके अतीत को पीछे छोड़ता चला गया। जब पंडित ने कहा, अब से तुम दोनों 7 जन्मों तक साथी हो, तो राहुल ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराकर फुसफुसाया, ये तो बस शुरुआत है, मैं हर जन्म तुम्हारा साथी बनना चाहता हूँ। साक्षी की आंखें भर आईं, लेकिन इस बार आंसू में दर्द नहीं सुकून था। विदाई का क्षण सबसे भावुक था। साक्षी ने माँ बाप के चरण छुए। विमला जी ने उसे कसकर गले लगाया, बेटा तूने बहुत सहा है, अब भगवान तुझे सिर्फ खुशियाँ दे। महेश जी की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उन्होंने कहा, तू मेरी शान है साक्षी, आज मैं गर्व से तुझे विदा कर रहा हूँ। नेहा अपनी दीदी से लिपट गई और फूट फूट कर रो पड़ी, दीदी आपने मेरे लिए सब कुर्बान किया, अब आपकी खुशी ही मेरी सबसे बड़ी दुआ है। साक्षी ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, पगली बहनें कुर्बान नहीं करती, बस एक दूसरे के लिए जीती हैं। तू भी अब अपनी ज़िंदगी को खुशी से जीना। गाड़ी चली। राहुल और साक्षी साथ बैठे थे। साक्षी ने खिड़की से झांककर आखिरी बार अपने घर को देखा और मन ही मन कहा, अब मैं अतीत को पीछे छोड़ आई हूँ, अब मेरी नई कहानी शुरू होगी। उधर नेहा और आदित्य भी भीड़ से हटकर खड़े थे। नेहा रो रही थी। आदित्य ने उसका हाथ थामा और कहा, नेहा अब हमें भी अपनी कहानी को नए सिरे से लिखना होगा। मैं तुझे वादा करता हूँ कि अब तू मेरी दीदी की छाया में नहीं, अपनी पहचान के साथ जिएगी। मैं हर कदम पर तेरा साथ दूंगा। नेहा की आंखों से आंसू गिरते रहे, लेकिन उसके होठों पर मुस्कान आई। उसने धीमे स्वर में कहा, आदित्य यही वादा मेरे लिए सबसे बड़ी ताकत है। शादी के कुछ हफ्तों बाद वर्मा परिवार का आंगन फिर से शांत हो गया, लेकिन इस बार उस सन्नाटे में सुकून था। साक्षी अब राहुल के घर की बहू बन चुकी थी। वहाँ उसे कभी भी तानों या तुलना का सामना नहीं करना पड़ा। राहुल का परिवार उसके त्याग और सादगी की इज्जत करता। राहुल हर पल उसका हाथ थाम कर कहता, अब तुम्हारी ज़िंदगी में आंसू नहीं, सिर्फ मुस्कान होगी। साक्षी जब आईने में खुद को देखती तो उसे लगता, हाँ मैंने आखिरकार अपने जीवन को पाया है। इधर नेहा का रिश्ता भी अब मजबूत होने लगा था। आदित्य के साथ उसका बंधन गहरा हो रहा था। उसने पहली बार महसूस किया कि अब वह सिर्फ दीदी की छाया नहीं बल्कि अपनी पहचान के साथ जी रही है। सास के ताने अब भी कभी कभार आते, लेकिन आदित्य हर बार उसके सामने ढाल बन जाता। नेहा धीरे धीरे अपने आत्मविश्वास को वापस पा रही थी। महेश जी और विमला जी जब दोनों बेटियों को देखते तो उनकी आंखों से संतोष के आंसू बहते। हमारी दोनों बेटियां अब अपनी अपनी जिम्मेदारी संभाल रही हैं, यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी जीत है। महेश जी ने एक दिन कहा। विमला जी ने आंचल से आंसू पोंछे, भगवान ने हमारे घर की परीक्षा ली, लेकिन अंत में हमारी बेटियों को उनकी सच्ची खुशी दे दी। तो दोस्तों, ये थी एक दिल को छू लेने वाली कहानी दो बहनों की, जहां बड़ी बहन साक्षी ने अपने त्याग से छोटी बहन नेहा की ज़िंदगी संवार दी और अंत में खुद भी अपनी खुशियां पाली। ये कहानी हमें सिखाती है कि परिवार का असली आधार त्याग और प्रेम है, और बहन का रिश्ता कभी तुलना से नहीं बल्कि आशीर्वाद से पूरा होता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट में बताइए कि इस कहानी का कौन सा हिस्सा आपके दिल को सबसे अच्छा लगा। ऐसी और भावनात्मक और सच्चाई से जुड़ी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।